आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो मतलब दशकों से लाखों लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत रही है। डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य विचार है वो बहुत ही सीधा है, शायद इतना सीधा कि लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। किताब कहती है कि सफलता आपकी बुद्धि या टैलेंट या किस्मत पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी इस बात पर कि आप सोचते कितना बड़ा है। सही है। तो आज हम इसी के पन्ने पलटेंगे और इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये वाकई काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है, विश्वास। हाँ, और ये सिर्फ इच्छा करने या उम्मीद करने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। किताब की एक लाइन है, सिर्फ इच्छा करने से आप पहाड़ नहीं हिला सकते, लेकिन विश्वास से आप सचमुच पहाड़ हिला सकते हैं। और यहाँ विश्वास का मतलब है वो मैं ये कर सकता हूँ वाला नजरिया। जब आप सच में ये मानते हैं तो आपका दिमाग काम करने की शक्ति, कौशल और ऊर्जा पैदा करने लगता है। मतलब जब आप ये मान लेते हैं कि यह किया जा सकता है तो इसे कैसे करें का रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। एग्जैक्टली। किताब में इसका कोई उदाहरण भी है, मतलब असल जिंदगी का? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक युवती का जो बहुत कम पैसों के साथ मोबाइल होम का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। अच्छा। उसके पास न कोई खास अनुभव था न पैसा, लेकिन उसे अपनी सफलता पर एक अटूट विश्वास था। और इसी विश्वास ने काम किया? हाँ, उसी विश्वास ने निवेशकों को इतना प्रभावित किया और यहाँ तक कि उसे एक ट्रेलर निर्माता से बिना पैसे दिए शुरुआती माल भी मिल गया। कमाल है। और इसका उल्टा, अविश्वास, उसे एक नकारात्मक शक्ति कहा गया है। बिल्कुल। जब मन में शक या अविश्वास होता है तो हमारा दिमाग उस अविश्वास को सही ठहराने वाले कारण खोजने लगता है। हाँ, ये तो होता है। और जो लोग असफल होते हैं वो अक्सर यही कहते हैं, सच कहूं तो मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये काम नहीं करेगा। ये तो एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई। सही बात है। किताब में एक बहुत ही मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहानासाइटिस। हाँ, मतलब बहानों की बीमारी जो लोग अपनी असफलता के लिए बनाते हैं। बिल्कुल। और ये असफलता की सबसे आम बीमारी है। लेखक ने इसके 4 मुख्य प्रकार बताए हैं। अच्छा, पहला कौन सा है? पहला है स्वास्थ्य बहानासाइटिस। लोग कहते हैं मेरी सेहत अच्छी नहीं है। ये तो बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, पर लेखक का तर्क है कि दुनिया में कोई भी शारीरिक रूप से मतलब 100% परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। सफल लोग स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वो उन्हें एक बहाना नहीं बनाते। सही। और दूसरा प्रकार शायद बुद्धिमत्ता से जुड़ा है। मैं उतना होशियार नहीं हूँ। हाँ, बुद्धिमत्ता बहानासाइटिस। और किताब इस पर बहुत जोर देती है कि आपका नजरिया आपकी बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। किसी काम पर टिके रहने की जो क्षमता है, जिसे स्टिकेबिलिटी कहा गया है, वो योग्यता का 95% है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर नकारात्मक सोच रखेगा तो वो असफल हो सकता है। और फिर आता है उम्र का बहाना, मैं बहुत बूढ़ा हूँ या मैं बहुत छोटा हूँ। उम्र बहानासाइटिस। किताब में 40 साल के एक व्यक्ति सेसिल का जिक्र है, जिसे लगता था कि उसकी उम्र निकल चुकी है। लेकिन जब उसे समझाया गया कि उसके काम करने वाले जीवन का 60% हिस्सा तो अभी बाकी है, तो उसकी सोच ही बदल गई। मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ से बदलकर मैं अभी भी जवान हूँ। बिल्कुल, सिर्फ एक नजरिया बदलने से। और आखिरी वाला है किस्मत। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत बहानासाइटिस। लेखक के अनुसार किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? केवल कारण और प्रभाव का नियम। जिसे हम अच्छी किस्मत कहते हैं वो असल में अच्छी तैयारी, योजना और सकारात्मक सोच का ही नतीजा होती है। तो अगर कोई इन बहानों से छुटकारा पा लेता है तो अगला कदम आत्मविश्वास का निर्माण करना है। हाँ, किताब डर को दूर करने का एक बहुत सीधा साधा तरीका बताती है। बहुत सीधा। वो तरीका है एक्शन। डर को खत्म कर देता है। एक्शन। हाँ। नौसेना के उन रंगरूटों का उदाहरण दिया गया है जिन्हें तैरना नहीं आता और वे डाइविंग बोर्ड से कूदने में डरते हैं। उनका डर तभी खत्म होता है जब वे कूद जाते हैं, यानी एक्शन लेते हैं। और टालमटोल करने से डर और बढ़ता है। बिल्कुल। यहाँ पर दिमाग के लिए एक बहुत अच्छी उपमा का भी इस्तेमाल किया गया है, विचारों की फैक्ट्री या यादों का बैंक। जी, हमारे दिमाग में 2 फॉरमैन हैं। एक मिस्टर ट्रायम्फ यानी जीत, जो सकारात्मक विचार पैदा करते हैं। सही। आप जिसे ज्यादा काम देते हैं वो उतना ही मजबूत होता जाता है। सलाह ये है कि मिस्टर डिफीट को काम से ही निकाल दें। मतलब उसे काम देना बंद कर दें। हाँ, और इसी तरह अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार जमा करें और जरूरत पड़ने पर केवल सकारात्मक विचार ही निकालें।
ये बहुत दिलचस्प है। तो अब आते हैं कुछ व्यावहारिक तरीकों पर। बड़ा सोचने के लिए हम रोजमर्रा में क्या कर सकते हैं? किताब में इसके लिए भी कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे कि सही शब्दों का चुनाव करना। सही शब्द? हाँ, इसे बड़े विचारक की शब्दावली कहा गया है। जैसे हमारे सामने एक समस्या है, कहने के बजाय कहें हमारे सामने एक चुनौती है। समस्या की जगह चुनौती। और हम असफल हो गए, कहने के बजाय कहें ये एक नया तरीका है जो काम कर सकता है। बात तो सही है, शब्द हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं। बिल्कुल। और एक और बात कही गई है, चीजों को वैसे नहीं देखना जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखना जैसे वे हो सकती हैं। हाँ, इसे मूल्य जोड़ना यानी एड इन वैल्यू कहा गया है। वो रियल एस्टेट एजेंट वाला उदाहरण बहुत अच्छा था। हाँ, जो एक पुराना और बेकार फार्म बेच रहा था, उसने उसे वैसे नहीं बेचा जैसा वो था, बल्कि उसने एक विजन बेचा कि ये फार्म एक घुड़सवारी का अस्तबल या एक ट्री फार्म बन सकता है। सही। और लोग जमीन के साथ साथ उस विचार के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो गए। और ये नजरिया हमारे काम पर भी लागू होता है। हाँ, वो 3 राजमिस्त्रियों की कहानी। हाँ, बताइए। एक से पूछा गया कि वो क्या कर रहा है, तो उसने कहा मैं ईंटें लगा रहा हूँ। हाँ। दूसरे ने कहा मैं पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन तीसरे ने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर बना रहा हूँ। जाहिर है ये तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने काम के महत्व और उसके बड़े उद्देश्य को देखता है। ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, वो भी तो बहुत असर डालते हैं। हाँ, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है। दिमाग वही है जो दिमाग को खिलाया जाता है, और इसमें हमारे आसपास के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल। किताब सलाह देती है कि नेगेटिव्स यानी नकारात्मक लोगों से बचें जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी है। और एक और बात कही गई है कि हर चीज में फर्स्ट क्लास बने। इसका मतलब दिखावा करना तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है गुणवत्ता को चुनना, क्योंकि इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। अच्छा। जब आप खुद को बेहतर चीजों के लायक समझते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं। और किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्शन लेने की आदत के बारे में। बिल्कुल। एक्टिवेशनिस्ट बने, पैसिविशनिस्ट नहीं। एक्टिवेशनिस्ट? हाँ, जो लोग काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। जो टालम टोल करते हैं वे पैसिविशनिस्ट हैं। सही परिस्थितियों का इंतजार न करें। हाँ, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होती। एक्शन लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और काम पूरे होते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का केंद्रीय संदेश ये है कि सफलता एक चुनाव है, कोई तोहफा नहीं। ये सचेत रूप से अपने विचारों को दिशा देने के बारे में है। हाँ, ये विश्वास करने के बारे में है कि आप सफल हो सकते हैं। बहाने बनाने से इनकार करने के बारे में है। डर पर काबू पाने के लिए एक्शन लेने के बारे में है। और बड़े लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अपने विचारों और अपने माहौल को मैनेज करने के बारे में है। इन सभी विचारों पर आधारित यहाँ एक अंतिम विचार है सोचने के लिए। किताब सुझाव देती है कि हम अपने जानने वाले सबसे सफल और सबसे असफल व्यक्ति का निरीक्षण करें। अच्छा। क्या होगा अगर हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने रोज के फैसलों में सचेत रूप से उस सफल व्यक्ति के सोचने के तरीके को अपनाने की कोशिश करें? उनकी जिंदगी की नकल नहीं, नई जिंदगी की में, बल्कि समस्याओं और अवसरों के प्रति उनके नजरिए की नकल। अच्छा। जब कोई चुनौती आए तो सोचे कि वो व्यक्ति इस स्थिति में क्या सोचता। वो इसे एक समस्या के रूप में देखता या एक अवसर के रूप में। ये एक दिलचस्प प्रयोग हो सकता है। इस छोटे से प्रयोग से हमें अपने खुद के सोचने के तरीकों के बारे में क्या पता चल सकता है?